इसके अलावा ये मैं समझिए कि अगर आप N10 लेंगे तो आपको भी यही मिलेगा। हो सकता है आपको जो N10 ऑप्शनल में आ रहा है वो वाला मिल जाए, और कई बार ये N8 में भी वो वाला दे देते हैं, तो हर गाड़ी में अलग अलग देते हैं। नमस्कार साथियों, वेलकम टू वर्ड ऑफ व्हील। रफ्तार की दुनिया में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम के बाद हम आज आपके सामने आए हैं। जो लोग हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल, दूसरा तो वैसे ये वाला चैनल है, पहला वाला यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद OTA एक्सपर्ट फॉलो करते हैं, उन्हें पता होगा कि हमारे पास इसके साथ ही अभी कुछ टाइम पहले हमने किया सोनेट ली थी X-Line डीजल में, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बट कहीं ना कहीं जब वो हिल्स पे चलती थी, गंदे रास्तों में, बहुत बुरे रास्तों में, तो बहुत सारी आवाज़ें, और 2 बार तो उसकी फेंडर लाइनिंग क्रैक ही हो गई, क्योंकि क्वालिटी प्लास्टिक की उतनी अच्छी नहीं थी उसकी। तो हमें लगा कि अगर इस कार की लाइफ बढ़ानी है तो हमें एक टफ़ गाड़ी भी साथ में लेनी है, टफ़ गाड़ी लेनी है प्लस बजट में भी लेनी है। तो फिर हमें ऑप्शन दिखाई दिया ये वाली बलेरो। पहले वाली जो एक पुरानी बलेरो है वो मुझे बहुत पसंद है, बट थोड़ा हल्का सा प्रीमियम फील भी चाहिए था, वो इसमें है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम ये लेते हैं। तो आज हमें लगभग इसको लिए हुए 1 महीना हो गया है, और इसलिए हमने इसका जो रिव्यू है वो काफ़ी लेट किया है। 3000 किलोमीटर के आसपास ये चल भी चुकी है। तो मुझे लगता है कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसकी अच्छाइयां हैं, अब तक सामने आ चुकी हैं। दूसरा एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि हमें बलेरो में जो N4, N8, N10 एंड N10 ऑप्शनल, ये 4 वेरिएंट आते हैं, हमें कौन सा लेना चाहिए। ये वाला वेरिएंट N10 है। जब ये गाड़ी हमने 1 महीने पहले परचेज़ की थी तो इसका एक शॉर्ट डाला था ट्रैवल विद OTA एक्सपर्ट वाले चैनल पे, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि इसका भी बताइए, इसका रिव्यू भी कीजिए। तो टाइम ही नहीं मिल रहा था, और फिर मुझे लगा कि थोड़ा टाइम रुकते हैं, इसे देखते हैं, तब हम इसकी एग्जैक्ट रिव्यू इसको हम कर पाएंगे कि इसकी क्या कमियां हैं, ताकि आपको ये हेल्प कर सके अगर आप ये गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो। और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि आप लोगों ने स्कॉर्पियो क्यों नहीं ली। तो स्कॉर्पियो का जो बेस वेरिएंट है वो आता है लगभग 15 लाख के अराउंड, और टॉप एंड आता है लगभग 19 के अराउंड। तो पहली बात तो इससे 2 लाख रुपये महंगा था, ये मुझे पड़ी है लगभग 13 लाख रुपए की, तो वो, और दूसरा वो बेस वेरिएंट होता। तीसरी बात, स्कॉर्पियो से बेटर है इसका माइलेज। इसका माइलेज जो मुझे अभी मिल रहा है हिल्स पे, वो हमें मिल रहा है लगभग 16 के आसपास का हमें माइलेज मिल रहा है, जो बहुत अच्छा है, और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जैसा कि मैंने बताया कि ये N10 वेरिएंट है, सेकंड टॉप एंड, वैसे तो कंपनी से टॉप वेरिएंट बोलती है। इसमें हमें DRL मिल रही हैं, और साथ में जो N8 में अगर आप जाते हैं तो N8 में आपको ये क्रोम की ग्रिल्स नहीं मिलती, उसमें आपको ये मिलती हैं मैट कलर में, मैट ग्रे सा कलर है वो। फॉग लैंप हमें मिल रहे हैं, साथ में 15 इंचज़ के अलॉय व्हील मिल रहे हैं। बट हाँ, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, योकोहामा के टायर हैं। ये टायर इसके साथ नहीं आए थे, इसके साथ गुडियर के बहुत घटिया वाले टायर आए थे साथ में, जो कि मतलब एक बार जगह गाड़ी स्लिप हुई तो लिटरली रबर जलने की बदबू आ रही थी, जबकि ऐसी कोई स्लिप भी नहीं हो रही थी वो। तो ये टायर मैंने बाहर से लेते के साथ ही डला दिए, ताकि टायर की वैल्यू कम ना हो, तो वो ठीक ठाक प्राइस में मेरे एक्सचेंज हो गए। थैंक्स वरुण भाई, कि वरुण भाई ने मेरे टायर जो इसके साथ आए थे बहुत अच्छे प्राइस में सेल आउट करा दिए। साथ में ये भी टायर मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिले हैं। इवन अगर मैं देहरादून की बात करूँ तो रोहतक से जो मुझे टायर आया लगभग 3800 टू 4000 रुपीज़ का फ़र्क था, मुझे यहाँ पे मिला है। साथ में मेरे वो जो टायर गए वो भी बहुत अच्छे प्राइस में गए हैं। तो जैसा कि आप इसे पूरा देख रहे हैं अभी गाड़ी, ये पूरी की पूरी TUV 300 ही है। कोई इसकी अगर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कहें तो कुछ भी चेंजेस नहीं है। हाँ, मजबूत बहुत ज़्यादा है ये, जैसी बलेरो का जो होता है ना, वो वाली बात है। ये नहीं है कि भाई कोई भी आ गया और ये हो गई, तो बहुत टफ है गाड़ी। ये देखिए, मतलब प्लास्टिक भी इसका ऐसा है कि अगर 2 व्हीलर लग जाए ना तो 2 व्हीलर ही टूट जाए। छोटा सा बूट स्पेस मिलता है जिसमें 2 बच्चे इजीली आ जाते हैं, और हमारा सामान खैर इजीली आ जाता है। उसके बाद अगर हम दोनों सीटें फोल्ड कर दे तो कोई इशू है ही नहीं।
पिछली सीट पे भी हमें अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है इसमें। इवन इसमें 2 बच्चे हों और 2 बड़े हों तो बीच में ही 4 लोग आ जाते हैं। और अभी टिया का पैर ये बर्न हो गया था, तो काफ़ी इसके लिए यूज़फुल रहा था, क्योंकि ये यहाँ पे इस वाली सीट पे पैर रख लेती थी। और जहाँ तक इसी कंफर्ट लेवल की बात है, स्पेस की अगर मैं कहूँ तो स्पेस बिल्कुल एग्जैक्ट है। टिया कैसा है स्पेस? बहुत ज़्यादा, सूटकेस रख के तो सो भी सकते हो। इवन इसकी अगर मैं रियर सीट पे एक चीज़ दिखाऊं आपको, ये जो छोटी छोटी सी विंडोज़ हैं ये ओपन हो जाती हैं, तो अगर वेदर अच्छा है तो आपको सफोकेशन नहीं होगी, जो सुविधा आपको इनोवा तक में नहीं मिलती। तो जहाँ तक सिटिंग पोजीशन की बात है, तो आपको ये लगता है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं, तो काफ़ी अच्छा फील आता है और एक टफ लुक तो ये देती है। स्टीयरिंग हार्ड है थोड़ा, अगर जैसे मैं अभी मेरे पास दूसरी कार किया है तो कंपेयर मैं किया से करूँगा तो किया से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है आपके जो स्टीयरिंग वगैरह में, बट गाड़ी भी उस हिसाब से है तो परफॉर्म भी उस हिसाब से करती है। जैसे गड्ढे आते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कहीं से आवाज़ें नहीं आती। जैसे मेरी किया में से घट घट की आवाज़ें आती है, इसमें कोई नहीं आती है, तो कहती है चलो बुरे रास्तों पर ही चलो, तो अच्छे से परफॉर्म करती है। क्रूज़ कंट्रोल मिलता है हमें N10 में, N8 में हमें नहीं मिलता है ये, और स्टीयरिंग पे कंट्रोल मिल जाते हैं। साथ में हमें ये जो एक ये ESS का बटन है, ये स्विच बेसिकली ये गाड़ी इको मोड होता है इसमें एक, जब भी कोई रेड लाइट आती है और आप जैसे ही गाड़ी न्यूट्रल करोगे तो ये बंद हो जाती है। बट कई बार ये चीज़ इरिटेट भी करती है, क्योंकि होता क्या है कि हमें अगर कुछ सेकंड्स के लिए रुकना है और गाड़ी दोबारा स्टार्ट होगी तो वो ज़्यादा फ्यूल भी लेगी। और AC वगैरह तो सब चालू हैं, AC भी है। अब सपोज़ करो रात को ही बार बार रुक रही है तो सारी लाइटें भी, हेडलाइट वगैरह ऑन है, तो और आपकी गाड़ी अगर कम चलती है तो ये भी चांस है कि तब आपकी गाड़ी रेड लाइट से चले ना, क्योंकि बैटरी डाउन हो जाएगी अगर ज़्यादा देर तक उसी कंडीशन में खड़ी रही। तो अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा नहीं चलती है तो इसे ऑफ रखें। देखिए नॉर्मली इसकी स्पेसिफिकेशंस बताने की तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये गाड़ी मार्केट में है। 1500 सीसी का इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है, सिर्फ डीजल में आती है। दूसरा 100 PSI की पावर देती है। 15 इंचज़ के टायर हैं जो कि ठीक है, बट अगर 16 इंचज़ के होते तो इसमें ज़्यादा बेटर रहते, मिनिमम 16 तो होने चाहिए थे। तो वो कहीं ना कहीं होता है क्योंकि रबर का जो हाइट है, रिम्स 15 इंच है, रबर इन्होंने ज़्यादा बड़ा दे दिया टायर में, तो होता क्या है कि बॉडी रोल उससे हल्का सा बढ़ जाता है। अगर ये रिम साइज़ 16 करते और टायर का मोटाई थोड़ी कम करते तो कहीं ना कहीं उससे और गाड़ी की पकड़ और अच्छी आती। बट चलो ठीक है, जितने पैसों में अच्छी है। क्योंकि अगर मैं इतने पैसों की भी बात करूं तो 13 लाख से थोड़े कम में मुझे पड़ी है। उसमें आधे ज़्यादा तो टैक्सेस ही हैं, 28% GST है, उसके बाद 10-11% RTO है, तो सारी चीज़ें लगाओ तो गाड़ी तो 8-9 लाख की है। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अगर आप बोलेरो नियो परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें एक वेरिएंट आता है N4 जो सबसे बेस वेरिएंट है, एक आता है N8, एक N10 एंड एक आता है N10 ऑप्शनल। और मैं ये जो N10 है मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी कि आप ये वेरिएंट लो। वो इसलिए, जब ये गाड़ी हमें टेस्ट ड्राइव बड़ी मुश्किल से मिली थी, टेस्ट ड्राइव ये लोग देते ही नहीं है। ये लोग कहते हैं कि भाई बोलेरो की भी कौन टेस्ट ड्राइव लेता है, तो टेस्ट ड्राइव बड़ी मुश्किल से मुझे मिली इसकी। उसके बाद जब जो गाड़ी मुझे टेस्ट ड्राइव के लिए आई थी तो बच्चे भी साथ थे, बच्चों को छोटे छोटे फीचर पसंद आ जाते हैं। तो नॉर्मली उस गाड़ी में क्या था, जब हम इग्निशन ऑन करते हैं ना तो यहाँ पे महिंद्रा बोलेरो लिखा आता है स्क्रीन पे, साथ में गाड़ी में से वॉइस मैसेज आता है, महिंद्रा बोलेरो में आपका स्वागत है, बोलेरो ये वो कुछ आता है। वो उस गाड़ी में था जो हमें टेस्ट ड्राइव के लिए मिली थी, इवन वो N10 ही थी, इसमें मिसिंग है वो। दूसरा कैनवुड का ये इतना घटिया म्यूजिक सिस्टम है जो 2019 में बंद हो चुका। 2019 में आया था ये मॉडल, अभी भी ये लोग दे रहे हैं खैर इसको। तो ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कंपनी से आया ही नहीं है, ये आपने बाहर से लगाया है, कहीं से किसी से पुराना म्यूजिक सिस्टम ले लिया। जो सीटें हैं इसमें आपको ये हैंड रेस्ट मिलते हैं फ्रंट सीट्स पर, ये सिर्फ आपको N10 में मिलेंगे, N8 या N4 में नहीं मिलेंगे, वो इसमें मिलते हैं। इवन N10 ऑप्शनल में आपको लेदराइट सीटें मिलती हैं और ये तो मिलेंगे ही। साथ में जो म्यूजिक सिस्टम उसमें आपको मिलता है वो इससे काफ़ी बेटर क्वालिटी का मिलता है, वॉइस कमांड्स वगैरह भी उसमें होती हैं। स्पॉयलर तो हमें N10 में भी मिल रहा है, बट उसमें हमें रूफ रेल्स भी मिलती हैं। तो
मेरा मानना ये है कि अगर आप N10 ले रहे हो तो N10 की जगह N10 ऑप्शनल ही लो, या फिर आप N8 या N4 पर जाइए और सब। और N4 तो ये है कि बाहर अपना सबसे सस्ती सी लेके और बाहर से आपको जो भी कराना, अलॉयज़ लगवाओ, कुछ भी कराओ। फीचर मेरा मानना है कि बाहर से हमें कम चीज़ें करानी चाहिए, क्योंकि बाहर से जब हम कुछ भी चीज़ें करते हैं ना तो वो क्वालिटी वो नहीं आती। और अब जैसे आप इसमें क्रूज़ कंट्रोल है, जो स्विचेस लगे हुए हैं स्टीयरिंग पे, जो कंट्रोल्स होते हैं वो तो आपको मिलने ही नहीं है, और अगर किसी ने कुछ जुगाड़ करके लगा भी दिए तो वो काम नहीं करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि मैक्सिमम चीज़ें हमें कंपनी फिटेड ही लेनी चाहिए। अब मैंने कंसीडर ही नहीं की N10 ऑप्शनल, सच बताऊं तो अगर मैं कंसीडर करता तो मैं N10 बिल्कुल भी नहीं लेता, और मैं कहीं ना कहीं पछता रहा हूँ कि या तो मुझे N8 लेनी चाहिए थी या फिर N10 ऑप्शनल लेनी चाहिए थी। N10 मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लो, क्योंकि जहाँ तक DRLs की बात है, DRL आपको N8 में भी मिल जाती है, N4 में नहीं मिलती, तो आप N8 ले सकते हो। इवन N8 का जो म्यूज़िक सिस्टम क्योंकि N8 का जो म्यूज़िक सिस्टम है वो, उसका जो टच स्क्रीन है वो थोड़ा छोटा है, बट डिसेंट लगता है वो। ये बहुत ही बुरा है, ये तो मतलब मेरा मतलब लिटरली दिल टूट गया था जिस टाइम ये गाड़ी की मैं डिलीवरी ले रहा था ना। इसका ये सिस्टम देख के इवन मैंने उन्हें बोला कि कहीं बाहर से तो नहीं लगा के दिया। फिर मैंने आगे कुछ वीडियोस देखे कंपनी का, वो देखा कि हाँ ये सिस्टम ये देते हैं, तो ये बहुत ही बुरा रहा। प्लस इसमें कोई, अगर मैं कंट्रोल्स की बात करूँ, अगर इस सिस्टम को जब हम माई मैप या किसी चीज़ से हम कंट्रोल करते हैं, ब्लूटूथ से हट जाता है। दूसरा, इसमें एक और पंगा है, इस सिस्टम को जब आप डाटा केबल के थ्रू अपने फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप एंड्रॉयड फ़ोन को मिरर कर सकते हैं, तो आप मैप भी चला सकते हैं, बाकी ऐप्स भी खोल सकते हैं। बट उसके लिए आपको म्यूज़िक सिस्टम खोलना होगा और इसके अंदर एक वायर होता है जिसे आपको अर्थ करना होगा, तब वो काम करता है। तो वो आप बाहर से कराइए, अदरवाइज़ वो फंक्शन काम ही नहीं करेगा। तो अगर एक तरीके से देखें तो एक हैक हुआ या जो भी लगा लो, अगर वो कंपनी फीचर इसमें ओरिजिनली होता तो कंपनी देती। अगर आपको बाहर जाके उसमें अर्थिंग करानी पड़ रही है कुछ भी, इट मीन्स वो नहीं है। तो बेसिकली ये सिर्फ एक रेडियो है जिसमें आप अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करो और चला लो। तो एक टॉप एंड वेरिएंट कंपनी जिसको बोलकर दे रही है, उसमें ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। तो बहुत ही बुरा म्यूज़िक सिस्टम है। ये मेरा इस म्यूज़िक सिस्टम के बारे में रिव्यू है। दूसरी चीज़, टायर बहुत घटिया क्वालिटी देखे थे। और थर्ड, जिस दिन मैंने इस गाड़ी की डिलीवरी ली थी, विंडशील्ड वॉशर में पानी तक नहीं था, सूखा हुआ था। उसके बाद मुझे जाना था हिमाचल, काफ़ी लंबा ट्रिप था। हम लगभग उसमें 1200 किलोमीटर चले थे, मनाली, तीर्थन वगैरह, काफ़ी एक्सट्रीम एरियाज़ थे, रास्ते भी ख़राब थे। तो मैंने सोचा चलो इसकी अलाइनमेंट चेक करा लेते हैं, क्योंकि जब ये गाड़ी मैंने ली थी मुझे बार बार ये लग रहा था कि इसकी अलाइनमेंट थोड़ी आउट है। बट क्योंकि अब वर्कशॉप में इनकी जाना, फिर वहाँ पे जॉब कार्ड खुलवाना, काफ़ी टाइम लगता है। मैंने सोचा चलो बाहर इसकी अलाइनमेंट चेक करा लेते हैं, काफ़ी लंबा ट्रिप होने वाला था वो। तो इसकी अलाइनमेंट चेक कराई तो कैस्टर कैम्बर टो जिससे अलाइनमेंट होती है, तीनों चीज़ें आउट थी और लिटरली अच्छी खासी आउट थी। तो आप ये लगा लीजिए, गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू आई थी ना, तो इसमें के विंडशील्ड वॉशर में पानी था, अलाइनमेंट पूरी तरह से आउट थी। मैं तो सोच रहा था इंजन ऑयल भी डाला हुआ है या नहीं, फिर इंजन ऑयल चेक किया तो इंजन ऑयल इसमें था। तो जहाँ तक मैं कहूँ तो पहली गाड़ी है मेरी महिंद्रा की, और जैसा मैं सोचता था महिंद्रा के बारे में कि गाड़ियाँ तो अच्छी हैं, बट बिल्कुल भी जो उनका डिलीवरेबल है, या तो आप डीलरशिप की वो लगा लो कि वो उस तरह के PDI चेक ही नहीं करते हैं कि बस गाड़ियाँ, क्योंकि या फिर हॉट सेलिंग है तो वो ध्यान ही नहीं देते। और मुझे लग रहा था कि मतलब वो बोलेरो वगैरह तो कुछ समझते ही नहीं है। बोलेरो की ये लगा लीजिए, टेस्ट ड्राइव लेने के लिए मुझे इतनी मशक्क़त करनी पड़ी, 3 या 4 बार तो कंपनी में मेल डालनी पड़ी, तब मुझे इसकी टेस्ट ड्राइव मिली है। अदरवाइज़ शोरूम वालों ने तो बोल दिया था बोलेरो की टेस्ट ड्राइव कोई लेता ही नहीं है। तो मुझे दोनों बोलेरोज़ में भी कंपेयर करना था। तो किसी भी दिन मैंने 3 टाइम विज़िट किया, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों बोलेरो मुझे एक साथ वहाँ पे देखने को भी मिल गई हों। जबकि DDPM महिंद्रा जो है यहाँ पे देहरादून में बहुत बड़ा डीलरशिप है, बट गाड़ियाँ अवेलेबल ही नहीं होती। ओवरऑल मैं अगर इसका बताऊँ तो जिन कारणों से गाड़ी हमने परचेज़ की, कि काफ़ी ख़राब रास्तों में हम चलते हैं, हिल्स पे चलते हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बढ़िया चलती है, बिल्कुल भी झटके नहीं लगते, कितनी भी आप गड्ढों में चलाओ। बिल्कुल ऑफ रोडिंग का मतलब मैं कह रहा हूँ कि थार फेल है इसके सामने। थार तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क भी लेती है लोगों, बट हमने तो जिस दिन टेस्ट ड्राइव लिया था थार का, पहले दिन ही नापसंद कर दी थी, बहुत बुरी है। उससे 100 टाइम बेटर है। माइलेज बहुत अच्छा है, 16 to 17 का इस गाड़ी ने माइलेज तब दिया था जब ये सिर्फ 500 किलोमीटर चली थी, और वो भी हिल्स पे एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में इसका माइलेज और बेटर होगा, 20 के आसपास तक ये माइलेज देगी। AC वगैरह भी अच्छा है, बट हाँ वो ये है कि
अब जो डीलरशिप से जो चीज़ें मैंने मिली मैं आपके साथ मैंने वो फीडबैक भी शेयर किया, और आगे भी हम इसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूरा अपडेट आपको देते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस आएँ, और अगर कोई इस चैनल का होस्ट बनना चाहे तो मोस्ट वेलकम, और अगर देहरादून के आसपास का कोई रहने वाला हो तो आप ज़रूर कनेक्ट करें और इस चैनल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में हमारी मदद करें। दूसरी बात, मैं अगेन वो कहना चाहूँगा कि N10 बिल्कुल ना परचेज़ करें, प्लस तीनों चारों वेरिएंट हो सकें तो एक बार जाके विज़िट करके देख लें, ताकि कौन सा वेरिएंट आपके लिए ठीक है आप वो खुद डिसाइड कर सकें। इस तरह के प्योर दिल के रिव्यूज़, दिल से निकलते हैं रिव्यूज़ लेने के लिए बने रहें इसी चैनल पर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर भी कर दो तो अच्छा रहेगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।